हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में, चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल या सॉइल क्लासिफिकेशन। कुछ दिनों से सॉइल मैकेनिक्स की क्लास बंद थी क्योंकि रीजन हमने आपको बता रखा था। हमारे एल्बो में चोट लग गई थी, है ना, मतलब साइलेंसर से जल गया था, तो हमने बताया भी था, इसलिए क्लासेस बंद रहेगी। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, फाइन हूँ। थोड़ा जो डैमेज है वो सूख गया है, अब दर्द नहीं हो रहा है, हाथ चलेगा, बढ़िया से लिखेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई भी करेंगे। तो चालू करते हैं चैप्टर नंबर 2। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल मैकेनिक्स में, क्योंकि जो भी एग्जाम आप कोई स्टेट का एई एग्जामिनेशन या जेई एग्जामिनेशन या एसएससी जेई या गेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन को अपियर करते हैं, तो उसमें इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलता है सॉइल मैकेनिक्स। कुछ ना कुछ बेसिक बात, है ना, या फिर डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन या कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछ लेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपका मेंस के भी क्वेश्चन बनते हैं, कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस भी पॉसिबल है, प्लस ऑब्जेक्टिव तो है ही भरपूर, है ना। तो चलिए अच्छे से पढ़ते हैं। सॉइल क्लासिफिकेशन हेडिंग डाल दीजिए, लिखना आप बाद में, लेकिन पहले एक सेंटेंस सुनिए, कंसेप्ट सुनिए। आखिर जरूरत ही क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव टू क्लासिफाई सॉइल। सोचो, जरा सोचोगे तो सोचो, पृथ्वी कितना बड़ा है, बहुत बड़ा पृथ्वी है। यहाँ कितने सारे देश हैं, कितने सारे देश में कितने अलग अलग भाषाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे ही देश में देख लो, तमिलनाडु का कुछ और भाषा, केरला का कुछ और भाषा, अपना बिहार यूपी झारखंड में कुछ और भाषा, उड़ीसा का कुछ और भाषा, छत्तीसगढ़ में कुछ और भाषा। तो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस हैं। तो इसी तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड अगर तुम देखोगे तो कितने सारे अनगिनत लैंग्वेज हो जाएंगे। तो हर एक लोकल लैंग्वेज में जो सॉइल है उसको उसका लोकल नेम भी है। तो मान लो कोई लोकल इंजीनियर है ना, तो वो उस सॉइल को अपने एक कोई नाम से वो जान रहा है। अब उससे उसको कांटेक्ट करना एब्रोड, फॉरेन, मान लो अफ्रीका का कोई इंजीनियर से बात करनी, तो बोलेगा कि ये सॉइल यूज करो, ये सॉइल यूज करो। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसकी बात वो नहीं समझ पाएगा, उसका बात ये समझ नहीं पाएगा। सॉइल एक ही है, सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग बोलने के कारण वो समझ नहीं पाएंगे। तो मैसेज प्रॉपर वे में कन्वे नहीं हो पाएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगा, एक दूसरे को गलत ठहराते रहेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए, कॉमन नेमिंग सिस्टम चाहिए, नोमेनक्लेचर सिस्टम चाहिए, है ना। तो ये कॉमन नोमेनक्लेचर सिस्टम बनाने के लिए हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं सॉइल का, अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। और उन ग्रुप में हम सॉइल को प्लेस करते हैं, जो जो ऐसे सॉइल जो सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, मतलब जो उस ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिफाइन कर रखा है, उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो शो करता है उसको उस ग्रुप में रख देते हैं। अब ग्रुप का नाम दे दिया, अब आपको केवल ग्रुप का नाम ध्यान रखना है। तो वो अफ्रीका का भी जो इंजीनियर है वो केवल वही ग्रुप का नाम ध्यान रखेगा। आप भी बोल दिया उसी ग्रुप का नाम, वो समझ गया अच्छा ये इस सॉइल का बात कर रहा है। जो भी सॉइल है उसका ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि एक इंजीनियर को बेसिकली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से मतलब है सॉइल का, कि वो कितना, उसका वाटर कंटेंट क्या है, उसका पोरोसिटी क्या है ना, वो फाइन ग्रेन है या कोर्स ग्रेन है। ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके लिक्विड लिमिट क्या है, मतलब इंडेक्स प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इनसे मतलब है अपने को। उसका नाम क्या है उससे मतलब नहीं है। इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड हम सॉइल के ग्रुप बनाते हैं, और उन ग्रुप्स में ऐसे सॉइल को प्लेस कर देते हैं जो सिमिलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है। समझ गए, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ओके, तो इससे क्या होता है, इजी हो जाती है एनालिसिस। वर्ल्ड वाइड एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलता है और इजीली हम एनालिसिस करते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो लिखिए ऑब्जेक्टिव हेडिंग डाल के, soil classification is done to arrange the soil in different group to analyze the property of soil। ठीक है, all soil placed in a particular group have similar behavior। जो चीज हमने अभी आपको समझाया वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। करते कैसे हैं, देखो, इसको करने का बहुत तरह का अलग अलग कंसेप्ट है। आपको किताबों में जब हम किताब पढ़ेंगे, जैसे मैं प्रिफर करता हूँ डॉक्टर अरोड़ा, वो एक अच्छी किताब है, बीसी पूर्णिमा भी पढ़ सकते हो। तो डिफरेंट बुक्स में बहुत तरह के अलग अलग मेथड आपको देखने को मिलेंगे। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमारा ये कॉमर्शियल एजुकेशन है, तो मतलब फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये 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 पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछे गए हैं।
हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, या फिर आप इसको ग्रुप इंडेक्स मेथड भी कह सकते हो। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल के रोड को मतलब सॉइल को क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। ये रोड कंस्ट्रक्शन, जैसे हम नाम ही है हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, तो पेवमेंट डिजाइन के लिए कौन सा सॉइल सुटेबल है ना, उसके लिए इस तरह का ये मेथड डेवलप किया गया था। फिर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज योर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। ये हमें सबसे अच्छे तरीके से पढ़नी है, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और एक इससे मिलता जुलता है, क्योंकि देखो पहले किसी और ने काम किया था, उस चीज को हमने मॉडिफाई किया है, अपने हिसाब से पेश किया है चीजों को। जैसे कासाग्रांडे साहब ने काम किया था और यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया था, ओके, यूसीएस सिस्टम। तो उसी का ये मॉडिफाइड वर्जन है इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। तो हमको बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन ही पढ़ना है। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन जो है ग्रुप इंडेक्स मेथड, यहाँ से कुछ फॉर्मूला बनता है वो पढ़ेंगे। बाकी पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन और टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन में कोई जान नहीं, जस्ट पढ़ने लायक, है ना, जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं उसके लायक थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चलिए चालू करते हैं, एक एक करके सारे मेथड को पढ़ेंगे। आ जाओ पेज, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज ओनली, मतलब बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल, कोई बड़ा है कोई छोटा है ना। और जो पार्टिकल है उसको हम कैसा कंसिडर करते हैं बाबू, मैंने बताया था थियोरेटिकली हम सॉइल मैकेनिक्स में जो भी अपने डिफरेंट पार्टिकल है उसको स्फेरिकल शेप का हम कंसिडर करते हैं, है ना। तो बेस्ड ऑन देयर डायमीटर, ओके, पार्टिकल्स का ये क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये स्केल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 माइक्रन, 75 माइक्रन, 4.75 माइक्रन, 80 mm, 300 mm। 2 माइक्रन से जितने भी छोटे हैं, ओके, वो है क्ले पार्टिकल्स। 75 माइक्रन से छोटे और 2 माइक्रन से बड़े जितने भी है वो है सिल्ट साइज पार्टिकल। 4.75 mm से छोटे बट 75 माइक्रन से बड़े वो है सैंड पार्टिकल। 80 mm से छोटे लेकिन 4.75 mm से बड़े वो है ग्रेवल के कैटेगरी में आते हैं। ग्रेवल मतलब यही समझ लो ना, जो रेलवे मेटल है ना, रेलवे ट्रैक पे जो बालास्ट बिछाते हो वो ग्रेवल है। 300 mm से लेके 80 mm तक उसको कोबल बोलते हैं। ये कोबल यूज क्या कहाँ किया जाता है, रिवर ट्रेनिंग वर्क वगैरह में। कोबल बोल्डर ये सारा रिवर ट्रेनिंग वर्क में आपको देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है। और 300 mm से जो बड़ा है वो बोल्डर है। दिस इज योर पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ था, सुनना, एक लॉजिक बता रहा हूँ, पूछ लेते हैं कभी कभी इंटरव्यू में। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज ओनली, मतलब केवल पार्टिकल साइज पर ये मेथड है। इसका मतलब ये हुआ, मान लो जैसे ग्रेवल है, कोर्स सॉइल है, पत्थर वगैरह बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो ग्रेवल है। रॉक है, ठीक है। तो एक काम करो, एक ग्रेवल को लो, उसको चूर करो, उसका चूरा बनाओ, मतलब आटा जैसा पीस दो, तो वो फाइन कैटेगरी में हो जाएगा, उसके पार्टिकल साइज फाइन हो जाएंगे। रॉक डस्ट पे बात कर रहा हूं मैं, रॉक डस्ट, वो ग्रेवल है, उसको आपने डस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, पार्टिकल साइज बहुत छोटे छोटे हो गए, तो क्या वो क्ले बन जाएगा? हाँ, वो क्ले बन गया, लेकिन वो है नहीं असली में क्ले। इस मेथड के अनुसार वो चीज है, मतलब क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि ये मेथड पार्टिकल साइज पर ही डिपेंड कर रहा है, समझ गए। तो रॉक का डस्ट भी अगर क्ले साइज पार्टिकल है तो वो क्ले के कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। यहाँ पे क्योंकि पार्टिकल साइज पर बेस्ड क्लासिफिकेशन किया गया है, इंडेक्स प्रॉपर्टी वगैरह को यहाँ पे हम नहीं देख रहे हैं, बात वो है। लॉजिक क्लियर है? ओके, तो भले वो क्ले का जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको वो शो नहीं कर रहा है, बट इट विल बी क्लासिफाइड एज फाइन ग्रेन सॉइल। अगर रॉक है, उसका भी डस्ट अगर हो गया तो वो फाइन ग्रेन सॉइल की कैटेगरी में आ जाएगा। भले ही उसमें वो फाइन ग्रेन सॉइल का जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे उसमें लिक्विड लिमिट होता है, उसमें कोहेजन होता है ना, इन सब चीजों को भले वो रिसेंबल नहीं करे, शो नहीं करे, क्ले मिनरल ना हो, लेकिन वो फाइन ग्रेन सॉइल के कैटेगरी में आएगा, बिकॉज दैट इज क्ले साइज पार्टिकल्स। क्लियर है? तो ये लूप होल है इस मेथड का, समझ गए बात को। बाकी इन जनरल अगर आप बताओगे पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन में, तो ये साइज से कम के क्ले के साइज होते हैं बेसिकली, 75 से कम
सिल्ट के साइज होते हैं 4.75 mm से कम, सैंड के साइज होते हैं 80 mm से कम, ग्रेवल का साइज होता है 300 mm से कम, कोबल का साइज होता है उससे बड़ा बोल्डर का साइज होता है। क्लियर है? अब इसमें भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो बताऊंगा वो चीज याद रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे यहां से 80 और 4.75 है ग्रेवल के कैटेगरी में, देखो तो यहां पे एक लाइन बनाता हूं, ठीक है, इसको लिखता हूं 20 mm। तो 80 से लेके 20 mm तक के जो ग्रेवल हैं, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कोर्स ग्रेवल, और इस बीच में जो है उसको बोलेंगे फाइन ग्रेवल। ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा कोर्स ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल। और 20 से 4.75 mm तक उसे हम बोल देंगे फाइन ग्रेवल। सैंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। एक लाइन बनाता हूं 2 mm का, 2 mm। एक लाइन बनाता हूं मैं 425 माइक्रन का, 425 माइक्रन का। 425 माइक्रन मतलब 1 माइक्रन इक्वल टू कितना होता है? 1 माइक्रन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 mm, या फिर इसी को हम लिखते हैं 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, है ना? तो 425 माइक्रन मतलब 0.425 mm। ठीक है, मतलब क्या हुआ? 0.425 mm। तो यहाँ पे देखो तीन कैटेगरी आ गया। ऑब्वियसली कौन क्या होगा वो कैटेगरी का नाम? एकदम सीधा सीधा मालूम हो रही होगी आपको। क्या क्या? कोर्स, कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड। समझ गए? बस इतना। देखो, जो क्ले साइज पार्टिकल है, एक्चुअली क्ले तो दूर की बात है, जो ये 75 माइक्रोन का पार्टिकल साइज है ना, सिल्ट, यहाँ यहां तक, मतलब इससे छोटे पार्टिकल 75 माइक्रोन से छोटे आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे। अब सोचो ना, मतलब यहाँ पे 1 mm से भी कम की बात हो रही है। 0.425 माइक्रोन पे ही कितना? 0.425, मतलब 0.4 mm, 1 mm का भी इतना सारा पार्ट। हम्म, तो वहां एक एम एम स्केल पे देखो ना, उठा के कितना छोटा है, तो नेकेड आई से दिखेगा। 75 माइक्रोन तो बहुत दूर की बात है। तो 75 माइक्रोन का वो जो कैटेगरी रखा गया है वहां पे, है ना, साइज, उसका सिग्निफिकेंस बेसिकली ये है कि उस साइज से लेसर जो साइज होती है वो नेकेड आई से दिखना बंद हो जाती है, माइक्रोस्कोप। समझ रहे हो? क्ले पार्टिकल ना, एक पार्टिकल को, मैं एक पार्टिकल को देखने की बात कर रहा हूँ। ऐसे जब बहुत सारे पार्टिकल जमा होके रहेंगे तो दिखेगा ये क्लेई सॉइल है, वो अलग चीज है। लेकिन कोई एक सिंगल पार्टिकल, ओनली एंड ओनली वन पार्टिकल, वो नेकेड आई से आप नहीं देख। क्लियर है? बहुत छोटे हैं ना, बहुत छोटे साइज के हैं, इसलिए आप देख ही नहीं पाओगे। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। ओके, तो इसमें अगर कुछ बात मैं लिखवाऊं तो हम ये बातें लिख सकते हैं। In this method of classification, plasticity characteristics of soil is not considered. इसमें प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल को कंसिडर नहीं किया गया है, ओनली पार्टिकल साइज को कंसिडर करके क्लासिफिकेशन किया गया है। इसका सबूत हमको कहां से मिलता है? एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं इसका सबूत का, कि जैसे रॉक फ्लोर, मैंने आपको बताया पत्थर का चूरा, पत्थर का आटा, है ना, कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड एज क्ले साइज पार्टिकल। उसको हम क्ले साइज पार्टिकल में कैटेगराइज कर सकते हैं अगर उसकी पार्टिकल साइज बहुत छोटी होगी, बट इट डज नॉट पोजेस प्लास्टिसिटी लाइक क्ले। लेकिन जो क्ले का ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस जैसा उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होता है। क्यों? रॉक फ्लोर में आपको क्ले मिनरल्स अब्सेंट हैं, नो क्ले मिनरल इज प्रेजेंट, इसलिए उसमें प्लास्टिसिटी नहीं होता है। क्ले मिनरल कौन कौन से मैंने बताए थे? मोंटमोरिलोनाइट, याद करिए, केलोनाइट, है ना। तो यहाँ पे क्ले मिनरल नहीं होते हैं, नो क्ले मिनरल्स, इसीलिए इसमें प्लास्टिसिटी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ओके, लेकिन वो क्ले साइज पार्टिकल में उसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सेंटेंस से एक बेसिक सा आइडिया तो लग ही रहा होगा। क्या? देखो, आइडिया ये लग रहा है, अगर मैं कंक्लूजन डिराइव करूं तो हमारे पास दो तरह के पार्टिकल बेसिकली होते हैं। एक कोर्स ग्रेन सॉइल, दूसरा फाइन ग्रेन सॉइल।
इसको एक नोट में साइड में लिखना। दूसरा फाइन ग्रेन सॉइल, क्या हो रहा है, फाइन ग्रेन सॉइल। देखो कोर्स ग्रेन सॉइल का जो प्रॉपर्टीज है ना, ये बेसिकली उसके पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए पार्टिकल साइज कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पार्टिकल साइज कोर्स ग्रेन का जैसे चेंज होगा, जैसे सैंड तक कोर्स ग्रेन है, ग्रेवल भी कोर्स ग्रेन है, तो ग्रेवल से छोटा 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 फिर पार्टिकल साइज होते चल रहा है, तो सैंड में कन्वर्ट हो जा रही है कहीं ना कहीं। तो पार्टिकल साइज जैसे चेंज होगा, कोर्स ग्रेन सॉइल के प्रॉपर्टीज चेंज होने लगते हैं। क्लियर है? लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल का जो डिपेंडेंसी है वो ज्यादा उसके प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है। प्लास्टिसिटी अफेक्ट मोर टू फाइन ग्रेन सॉइल। उसका प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा चेंज होगा, सॉइल का प्रॉपर्टीज चेंज होते हुए चलेगा। सो इन केस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासिफिकेशन, particle size is very much important, but in case of fine grained soil classification, plasticity characteristics are very much important. So इस मेथड में ये प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर नहीं किया गया है, जस्ट बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बता दें। समझ गए? तो ये चीजें हैं, तो ये लूप होल को हमको खत्म करना होगा कि नहीं। आगे ऐसे फिर डिफरेंट मेथड्स हैं, हाँ प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर किया गया है। जैसे कि एक कासाग्रांडे साहब ने ही वर्क किया है। कासाग्रांडे नाम के एक बहुत फेमस वैज्ञानिक थे, जो आपने पढ़ा है लिक्विड लिमिट डिटर्मिनेशन मेथड के दौरान। उन्होंने ही बेस्ड ऑन लिक्विड लिमिट वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल को डिफाइन किया है। एक ठीक है, फिर एक प्लास्टिसिटी चार्ट उन्होंने दिया था। यूजिंग दैट प्लास्टिसिटी चार्ट वी विल क्लासिफाई दी फाइन ग्रेन सॉइल। आगे हम पढ़ेंगे इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे वो प्लास्टिसिटी चार्ट मेथड भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो दिस इज दी मेथड वन। अब हेडिंग डालिए टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन। व्हाट इज टेक्सचर? टेक्सचर मतलब सरफेस अपीयरेंस, विजुअल अपीयरेंस, आप ऐसे कह सकते हो कि हमें सॉइल कैसा दिख रहा है। ओके, जैसे हम कहते हैं कभी रफ है टेक्सचर, कभी हम कहते हैं स्मूथ है टेक्सचर, है ना, ये चीज। तो ये टेक्सचर किन बातों पे ऊपर डिपेंड करेगा? सॉइल का। सॉइल का टेक्सचर अगर मैं पूछूं किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप बोलोगे सर पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड कर सकता है, शेप कैसा है पार्टिकल का इसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। ये कुछ फैक्टर है जिसके ऊपर आपका टेक्सचर ऑफ सॉइल डिपेंड करेगा। सो इन एन ओवरऑल सॉइल आप फील करो, एक जनरल सॉइल में उसमें कुछ सैंड है, कुछ सिल्ट है, कुछ क्ले है, सभी का टेक्सचर अलग अलग है ना। तो जब वो मिक्स होंगे एक डिफाइंड प्रोपोर्शन में, एक सर्टेन प्रोपोर्शन में, एक पर्टिकुलर सॉइल में, तो उस सॉइल का टेक्सचर कुछ अलग हो रहा होगा। तो बेस्ड ऑन दैट टेक्सचर, है ना, एक ट्रायंगुलर चार्ट बनाई गई जिसमें डिफरेंट सॉइल के नाम दिए गए हैं। आप यहाँ पे देखिए क्ले, सैंड, सिल्टी क्ले, क्ले सैंड, ये सारे बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सैंड साइज पार्टिकल, सिल्ट साइज पार्टिकल एंड क्ले साइज पार्टिकल इन ए गिवन सॉइल। तो ये क्ले साइज की बात हो रही है, सैंड साइज की बात हो रही है, सिल्ट साइज की बात हो रही है। यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है कि सिल्ट साइज अगर है पार्टिकल तो उसमें प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी हो ही हो। इट इज नॉट नेसेसरी। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये भी पार्टिकल साइज के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। इसमें भी जो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टीज है सॉइल का, उसको परफेक्टली कंसिडर नहीं किया गया है। ओके, दिस मेथड इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकल साइज। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे सिल्ट साइज, सैंड साइज, क्ले साइज, पार्टिकल्स के बारे में लिखा गया है। जब एक सॉइल हम कंसिडर करते हैं, फिर सीव एनालिसिस करते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि कितना साइज का पार्टिकल, मतलब कितने परसेंट ऑफ पार्टिकल किस साइज के हैं, ये हमें पता चल जाता है पार्टिकल साइज एनालिसिस से, जो कि हमने इससे पहले कर रखा है। ओके, सो फॉर ए गिवन सॉइल बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, ठीक है, बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, हम सॉइल को क्लासिफाई कर पाते हैं यूजिंग दिस चार्ट। ओके, इसको हम ट्रायंगुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कह देते हैं कभी कभी, क्योंकि ये ट्रायंगुलर एक चार्ट बना हुआ है जिसको यूज करके हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। अमेरिकन है ये कॉन्सेप्ट, अमेरिका से आया हुआ है हमारे पास।
ये जो टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो मेन कॉन्सेप्ट थी वो बेसिकली किस लिए लाई गई थी? एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स ने लाया था। अगर इसका बेसिक जड़ पे आप जाएंगे, है ना, कि इस तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम की डेवलपमेंट कहां से की गई, तो एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स ने इस तरह के सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम का डेवलप किया था टू आइडेंटिफाई द सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। क्लियर है? टू फाइंड आउट द सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। ये कुछ कुछ बातें हैं जो आपके नॉलेज को एनहांस करेंगे, उससे ज्यादा और कुछ जरूरत नहीं है। बाकी इसमें हम देखते हैं हम क्या करते हैं। ये डायग्राम भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जो डायग्राम बना के दूंगा वही आपको डायग्राम बनाना है। जो मैं लिख के दूंगा आपको कॉपी में उतना ही लिखना है, उतने ही चीजों पर आपको ध्यान देना है। ओके, सो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं? बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले साइज पार्टिकल वी ट्राई टू क्लासिफाई दिस सॉइल। पहला पॉइंट तो लिखते हैं, तो डेफिनेशन को लिखिए। डायग्राम आपको बनाने की जरूरत नहीं, वो मैं बनवाऊंगा। इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम based on relative percentage proportion of sand, silt and clay in soil, classification is done using textural chart। ये जो ट्रायंगुलर चार्ट आप देख रहे हो इसी को हम टेक्सचुरल चार्ट बोलते हैं। ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बनवाऊंगा, ये बस देखने के लिए थी आपकी। ठीक है, आगे लिखिए। दिस मेथड फॉर फर्स्ट टाइम इज गिवन बाय यूएस ब्यूरो ऑफ पब्लिक रोड। पूछ लेते हैं कभी किसी जेई एग्जाम में, जेके एसएसबी में बैठे हो, एसएससी में बैठे हो, कभी पूछ लेंगे, नाम याद रखना। द टर्म टेक्सचर, देखो यहाँ पे सॉइल का टेक्सचर हम कैसे डिफाइन कर पाते हैं? सॉइल का टेक्सचर को डिफाइन करने का एक तरीका है, द टर्म टेक्सचर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हाट is used to express the percentage of three constituent in a soil, namely sand, silt and clay। कितना कितना परसेंटेज में है, बेस्ड ऑन दिस हम सॉइल का टेक्सचर को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, लोम, इसके बारे में आईएएस, आईईएस, एसएससी सभी एग्जाम में पूछे हैं। लोम क्या होता है? देखिए, ये एक तरह का सॉइल होता है। लोम क्या होता है? ये एक तरह का सॉइल होता है जिसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले तीनों मिले हुए होते हैं। इट इज मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ध्यान देने वाली बात यही है, इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन, एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में। बट नन ऑफ इट, इनमें से कोई भी should be more than or equal to 50% of the total। इनमें से कोई भी 50% के बराबर या उससे ज्यादा नहीं होगा, 50% से कम ही होगा। मतलब या सैंड 50% नहीं हो सकता, सिल्ट 50% नहीं हो सकता, क्ले 50% नहीं हो सकता। एक एग्जांपल अगर मैं बोलूं, ठीक है, जो लोम का फॉर एग्जांपल आपको 100% पुरानी है ना, तो 100% पुरानी है तो ये सैंड ले लो, क्ले ले लो, सिल्ट ले लो। ठीक है, तो सैंड कितना ले लो? 30% ले लो, क्ले ले लो 30% ले लो, बाकी बचा कितना? सिल्ट। 30-30-60 हो गया 40%। ये लोम के कैटेगरी में आएगा। लेकिन ऐसा है, दिस इज योर लोम। क्वेश्चन ये भी पूछा है कि इनमें से कौन सा कंपोजिशन लोम को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा नहीं। तो ये रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा नहीं रिप्रेजेंट करेगा? मान लो कि सैंड आपका हो गया 40%, ठीक है, क्ले आपका फिर जो क्ले है ये हो गया आपका 60, नहीं, एक काम करते हैं, इसको 30% लेते हैं। ठीक है, इसको 30% ले लिया और क्ले को मान लो 50% ले लिया, या 50% ले लो, या 50% बराबर है ना, तो ये मान लो 20% हो गया। या इसको इंक्रीज भी करोगे तो कर सकते हो, और थोड़ा कॉन्फिडेंट के लिए ये एक इधर बढ़ा लो, अब इधर कहीं एक कम कर लो या बढ़ा लो, 19 कर लेंगे इधर, या उधर 31 कर लेंगे। ठीक है, इधर 19 कर देता हूँ ये। दिस इज नॉट लोम, ये लोम नहीं है, नॉट लोम। समझे क्या? इसमें डेफिनाइट प्रोपोर्शन में सैंड, सिल्ट, क्ले है, बट क्ले इज एक्सीडिंग 50% या उसके बराबर का है, तो ये लोम का कंपोजिशन ये नहीं है। तो एग्जाम में ये पूछेंगे। ठीक है, तो लोम का डेफिनेशन याद हो गया, रहेगा दिमाग में कि लोम इज मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ओके, इन डेफिनाइट प्रोपोर्शन, बट नन ऑफ इट एक्सीड और बिकम्स इक्वल टू 50%। क्लियर है? चलिए, अब देखिए जो टेक्सचुरल चार्ट है, तो लोम का मतलब समझ गया। अब समझो ये टेक्सचुरल चार्ट कैसे बनाते हैं, इस चीज को लिखो। देखो ये एक
इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है बेसिकली, ठीक है, ऐसा। नाउ लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा 100, ये स्टार्टिंग है 100, है ना, इस तरफ लिख दिया सैंड, लिख दिया मान लो, इधर लिख सैंड का परसेंटेज, इधर लिख दिया सिल्ट, सिल्ट का परसेंटेज, इधर लिख दिया क्ले, नीचे क्ले का परसेंटेज, रिलेटिव परसेंटेज, है ना। तो रिलेटिव परसेंटेज का क्या मतलब, अभी समझाता हूँ यार फिर से। ये 100 लिख दिया इधर, तो 100 से फिर क्या हुआ 90, मान लो 10 का इंटरवल 90 80 70 60 ऐसा, इस तरह से करते करते यहाँ पे क्या होगा 10 और फिर 0, ये 0, तो इधर 0 हुआ तो इधर 100 लिखो, इधर क्या लिखोगे 100, तो 100 से फिर क्या 90 80, इस तरह से करते करते यहाँ पे इस तरफ 0 पहुंच गए, तो यहाँ लिखिए फिर आप 100, यहाँ से फिर क्ले के लिए 100 शुरू होगा, 100 फिर इधर यही 10, है ना 20 ऐसा, मतलब ये यहाँ पे 0 क्ले के लिए ऐसा, समझ रहे हो, तो डिवीजन समझ रहे हो। तो इसी तरह से मतलब हर एक वर्टेक्स पे 0 100 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। 100 तो ये 90 80 फिर 70, फिर ये 60 50 40 30 20 10 0 ऐसा, 100 मतलब इधर 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ऐसा, है ना, मतलब ये 90 हो गया, ये 80 हो गया, 70 हो गया, 60 हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, 10%, 0%, मतलब सिल्ट का परसेंटेज कितना है, इस तरह से उस तरह से ये कंप्लीट कर लो, करना है तो ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो, ऐसे लिखना है तो लिख लीजिए बना बना के, है ना 10 20 30 40 ऐसा इधर उधर लिख लो। तो ये आपका चार्ट बन रहा है ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो जैसे यही वाला अपना सैंड है, सॉइल है, मतलब एक कोई सॉइल है जिसमें सैंड 30% है, क्ले 30%, सिल्ट 40%, मतलब बात क्या कर रहा हूं मैं, बात ये हो रही है कि वो सॉइल कोई एक जनरल सॉइल है, उस टोटल सॉइल में तुमको सैंड साइज मालूम है, क्ले साइज पार्टिकल क्या है मालूम है, सिल्ट साइज पार्टिकल क्या है मालूम है, तो हम सैंड साइज से कंसिडर करके क्ले और सिल्ट साइज को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो ये टोटल पार्टिकल साइज कितने हैं ये देख लिया, वो टोटल जितने भी होंगे वो है हाँ तुम्हारे 100%, समझना बात को, वो तुम्हारे हैं 100%। अब उसमें से वो 100% में से कोई भी इंडिविजुअल टोटल का 50% या उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल या मतलब 50% से इस तरह के प्रोपोर्शन में 30, जैसे हमने एक्सप्लेन किया आपको 30 30 40, तब वो लोम हो जाएगा, लेकिन अगर उस प्रोपोर्शन में नहीं है तो वो लोम नहीं कहलाएगा, समझ रहे हो बात को। तो मान लो कोई एक सॉइल है जिसमें सैंड आपने देखा 30% आ रहा है, क्ले 30% आ रहा है, सिल्ट 40% लगभग आ रही है, तो आप क्या करिए सैंड वाले एक्सिस में जो 30% के करस्पॉन्डिंग आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन आ जाएगी आपको ऐसा, एक लाइन इधर से आ जाएगी, फिर सिल्ट वाले में 30% के करस्पॉन्डिंग एक लाइन नहीं सिल्ट वाले में 40%, जो भी है यार, इसके करस्पॉन्डिंग लाइन को ना इंक्लाइन ड्रॉ करना है, मतलब जैसे मतलब नॉर्मल टू दी एंगल, ये जैसे ये एंगल है, ये एंगल पे ये लाइन है, इसका ये साइड इसके परपेंडिकुलर आएगा लाइन, ये चीज को भी ध्यान रखना। तो मान लो जितना परसेंट भी सैंड था, सैंड के लिए ये लाइन आ गई, सिल्ट की जितनी भी परसेंट थी सिल्ट के लिए ये लाइन आ गई, क्ले का मान लो कुछ परसेंटेज है, क्ले के लिए ये लाइन आ गया ऐसा, तो ये तीनों आके सब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो ओरिजिनल टेक्सचुरल चार्ट है उसमें द टाइप ऑफ सॉइल मेंशन्ड है, समझ गए, उसमें द टाइप ऑफ सॉइल मेंशन्ड है, देखो ये टेक्सचुरल चार्ट में, मान लो जैसे कि आपका देखो ये लाइन भी इंक्लाइंड आ रहा है ना, जैसे कि आपका इधर मान लो ये 40% था सैंड, मान लो ये 40% लेते आया, ठीक है, नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर रहा है, मान लो आपका जो यहाँ क्ले साइज पार्टिकल 70% था, तो 70 से ऐसे उतारा एक लाइन मस्त बढ़िया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, मान लो ये जो है आपका अब सिल्ट साइज वो ऑब्वियसली इसी रेंज में होगा, ओके यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारी सॉइल लाई कर रही है,
तो ये कौन सा सॉइल हो गया? वो सॉइल है सैंडी क्ले। ऑब्वियसली यहाँ से दिख भी रहा है जो डोमिनेंस है ज्यादा वो क्ले एंड सैंड का है। क्ले 40% और सैंड नहीं, क्ले 70% पे लिया, सैंड 40% पे लिया। तो सॉइल जो आ रही है आपकी वो सैंडी क्ले के जोन में आ रही है, तो सॉइल का नाम हो जाएगा सैंडी क्ले। इस तरह से नेम देते हैं हम, समझ गए बात को? ये सो हम यहाँ पे अपना जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम में आप ये लिख सकते हैं कि दिस soil name is given here in texture chart. TXTURAL, एक मिनट, इन टेक्सचुरल चार्ट, है ना? तो टेक्सचुरल चार्ट से हम सॉइल को ऑब्जर्व कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, हो गया क्लासिफिकेशन खत्म। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो टेक्सचर चार्ट मैंने तुम्हें दिया बाबू, यहां से ये डायग्राम को देख के आइडेंटिफाई करो, थोड़ा पता लगाओ कितने तरह के टोटल सॉइल पॉसिबल है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइप्स। यहाँ पे कोई नाम ही नहीं दिया इसका, चलो हटाओ जो भी है। ये मतलब ये क्ले के जोन में ही आ रहा है, ये पूरा क्ले के जोन में आ रहा है, ये सारा इस जोन में आ गया, इस रीजन में आ गया, मतलब क्ले, मतलब टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉइल, है ना? तो आप एक पॉइंट इसको इंक्लूड कर सकते हैं, एग्जाम में पूछ लेगा क्वेश्चन। टोटल कितने ग्रुप हैं? टोटल 9 ग्रुप, इस पॉइंट को लिख लो, टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉइल। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है ना? बस ये 9 नंबर जो है याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा। प्रेजेंट इन टेक्सचर चार्ट, क्लियर है? तो दिस इज योर ऑल अबाउट टेक्सचुरल क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपना। तो हेडिंग डालो हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम या ग्रुप इंडेक्स मेथड। ओके, नेक्स्ट हेडिंग। चलिए नेक्स्ट है अपना हाईवे रिसर्च बोर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, या फिर इसी को हम कभी कभी आस्थो, AASHTO, एस्थो क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहते हैं। एस्थो मतलब क्या? एक संस्थान है बाबू अमेरिका की, फुल फॉर्म याद रखना, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल, वहां का जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है वो, उनका एसोसिएशन, वहां से ये क्लासिफिकेशन सिस्टम निकल के आई। क्लियर है? तो ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है? ये मेथड किसने दिया था? या फिर कभी कभी इन जनरल इस मेथड को हम ग्रुप इंडेक्स मेथड कह देते हैं, ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन, ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। तो आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ग्रुप इंडेक्स मेथड ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था? ऐसा ग्रुप इंडेक्स मेथड कहीं ऑफिशियल नेम नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग किताब में पढ़ते हैं, है ना, ग्रुप इंडेक्स पढ़ते हैं, तो इससे रिलेटेड ये कीवर्ड को यूज करके क्वेश्चन अलग से पूछ लेंगे। ओके, कि ओरिजिनल मेथड का नाम क्या है, तो याद रखिएगा ये। अब देखो बात यहाँ पे चीजें, ठीक है? ये यहां तक हो गए, नाम हो गए। अब चूंकि ये हाईवे वालों ने ही दिया था, तो उन वो अपने पर्पज के लिए ही दिए होंगे, तो बिल्कुल अपने पर्पज के लिए ही दिए थे। ये मेथड में जो सॉइल को क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाई करने का ऑब्जेक्टिव मात्र एक, टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ द सॉइल एज ए पेवमेंट मटेरियल या सबग्रेड। ठीक है, मतलब कि वो सॉइल इतना मजबूत है, क्या हम उसको एज ए सबग्रेड यूज कर पाएंगे, क्या उसके ऊपर पेवमेंट हम बना पाएंगे, है ना? पेवमेंट कंस्ट्रक्शन किसी सॉइल पे आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सुटेबिलिटी को चेक करने के लिए इस मेथड को प्रपोज किया गया था। ओके, सो ये पॉइंट लिखिए, लिखते चलिए।
यहाँ पे रुकेंगे नहीं हम लोग। ओके, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यूज्ड फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इस मेथड में जो पैरामीटर्स यूज किया गया है टू क्लासिफाई सॉइल, वो दोनों दो पैरामीटर है। क्या? हम जो अभी तक देखते आ रहे हैं, कौन कौन से? पार्टिकल साइज एंड प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, तो बोथ आर कंसिडर्ड, है ना। सो टू क्लासिफाई सॉइल हम बेसिकली यहाँ पे तीन चीजों पर कैलकुलेशन करते हैं। एक तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस कर लेते हैं, मतलब सीव एनालिसिस वगैरह। दूसरा, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, मतलब आईपी का वैल्यू निकाल लिए, लिक्विड लिमिट का वैल्यू निकाल लिए। ये इतना, ये तीन आइटम निकालने के बाद हम सॉइल को क्लासिफाई करते हैं। समझ में आया बात? ओके, तो इस पॉइंट को लिखिए, क्या क्या यूज किया जाता है। लिखिए, in this method particle size d, very important, in this method particle size d comma plasticity ip and compressibility मतलब liquid limit निकालते हैं wl is used to classify this soil। यहाँ पे देखो liquid limit मैंने नहीं लिखा, compressibility लिखा, ब्रैकेट में wl डाल दिया, मतलब liquid limit is directly proportional to compressibility of soil। ये स्टेटमेंट आपको याद रहे, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। समझ गया बाबू लोग? तो ये तीन चीज निकालते हैं, फिर सॉइल को क्लासिफाई कर लेते हैं। बेसिकली हम ग्रुप इंडेक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नए होंगे, तो उनको पेवमेंट का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। बाबू, पेवमेंट माने रोड, और कुछ नहीं होता। क्या होता है? रोड होता है। कैसे बनता है इसका लेयर में दिखाऊं क्या? जैसे मान लो फ्लेक्सिबल पेवमेंट हमको बनाना है, तो सबसे पहला लेयर क्या होता है बाबू? एक लेयर होती है, ठीक है, मिट्टी की, ये जिसके ऊपर बनाते हो, जिसको हम फॉर्मेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन लेवल आया कि नहीं रे, आया कि नहीं चेक करो बोलते हैं ना। मिट्टी भर भर के कॉम्पैक्शन करते हैं, रोलिंग करते हैं, फिर कॉम्पैक्शन किया है। याद आ रही कुछ? इस चीज को कहते हैं सबग्रेड। ठीक है, सॉइल सबग्रेड। इसी के ऊपर पूरा का पूरा आपका पेवमेंट रहता है ना। जैसे ये सॉइल सबग्रेड है, इसके ऊपर क्या रहेगा? एक लेयर और आती है पतली सी, जिसको हम बोलते हैं सब बेस कोर्स, सब बेस लेयर। इसके ऊपर फिर एक लेयर आती है पतली सी, जिसको हम बोलते हैं बेस कोर्स। इसके ऊपर सीधा एक पतला, एक मिनट, बेस, सी ओ यू होता है। ठीक है, एक मिनट, ओके, बेस कोर्स। फिर इसके ऊपर एक पतला सा लेयर रहता है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स में वही काला काला बिटुमिनस लेयर आपको दिखता है ना, बिटुमिन का लेयर दिखता है, तो वो जो लेयर है ना, वो टॉप लेयर, वही है सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स, या फिर कह लो इसको बिटुमिनस कंक्रीट। बिटुमिनस कंक्रीट। तो ये जो रोड है, ये किस तरह का रोड है? फ्लेक्सिबल पेवमेंट के बारे में बता रहा हूं। फ्लेक्सिबल पेवमेंट, फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो यहाँ पे आपको कितने तरह के लेयर दिखे? एक, दो, तीन, चार। एक, चार लेयर है। क्या हो गया यार, मैं चार लिख रहा हूँ, तीन लिखा जा रहा है। हाँ, कंचना समा गई है लग रहा है। एक, दो, तीन, चार। तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में नंबर ऑफ लेयर जनरली 4 होते हैं। ठीक है, और रिजिड पेवमेंट में जनरली 3 लेयर ही होता है। कौन सा एक लेयर एलिमिनेट हो जाता है रिजिड पेवमेंट में? मतलब कंक्रीट वाला रोड में, जिसको हम व्हाइट रोड भी बोलते हैं। ये ब्लैक रोड हो गया, उसको व्हाइट रोड बोलते हैं। कंक्रीट वाला रोड में जनरली ये सब बेस लेयर जो है ना, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ये देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सबग्रेड रहता है बेस कोर्स, सरफेस कोर्स, खत्म, खत्म कहानी। तो ये आपका पेवमेंट। तो ये सॉइल यूज कर रहे हो ना यहाँ पे, तो ये सॉइल क्या सुटेबल है कि इसके ऊपर पेवमेंट बनाया जा सके या नहीं,
ये चेक करने के लिए ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया गया था। समझ में आया? इसका और एक नाम भी है, ठीक है, नाम याद आ रहा है मेरे को, वो भी लिखो, वो भी एग्जाम में पूछे हैं। इसको कभी कभी इन जनरल पब्लिक रोड एसोसिएशन क्लासिफिकेशन मेथड भी कहा जाता है। पब्लिक रोड एसोसिएशन क्लासिफिकेशन मेथड, तो लिखो यार, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज पब्लिक रोड एसोसिएशन क्लासिफिकेशन मेथड। ठीक है, लिखते चलिए, लिखते चलो। परफॉर्मेंस ऑफ सॉइल व्हेन यूज्ड फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन इज डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए पैरामीटर नोन एज, जो अभी पैरामीटर हम पढ़ रहे हैं, ग्रुप इंडेक्स। ग्रुप इंडेक्स के वैल्यू को कैलकुलेट करके हम ये बताते हैं कि ये सॉइल सुटेबल है पेवमेंट के लिए कि नहीं है ना, या कितना सुटेबल है, गुड है, पुअर है, मीडियम गुड है, क्या है, ठीक है, कुछ ना कुछ हम बताएंगे। तो ग्रुप इंडेक्स निकाला जाता है। तो ये ग्रुप इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है बाबू, कभी नहीं भूलना है। जी आई इक्वल टू 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, याद रखना है। ये 0.005 है, एक मिनट, ठीक है, याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। भूल गए पाप हो गया, नंबर छूट गया एग्जाम में। ये शॉर्ट नोट्स में जाएगा तुम्हारे फॉर्मूला, 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। यहाँ पे अगर ऐसे याद नहीं कर पा रहे हो, ये जो मैंने बारंबार बोला इसलिए बोला ताकि मेरे साथ बोलो तो याद हो जाएगा। 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, ऐसा मेरे साथ बोलना है ताकि याद हो जाए। अगर मान लो फिर भी थोड़ा दिमाग चलाना है ना, पैटर्न क्या है फिक्स रखना है, तो देखो यार, ये 0.01 कहाँ से आया, ये 0.2 जो है इसी को डिवाइड कर दिए 20 से। अब ये जो जितना भी आ गया कितना 0.01, इसी को डिवाइड कर दिए 2 से, तो ये आ गया 0.05, या फिर आप कह लो यही 0.05 मतलब 0.2 को ही डिवाइड कर लिए 40 से, तो ये आ गया, ऐसा कह लो। या फिर सिंपली ऐसा कह सकते हो कि ये जो 0.2 था इसको पहले 20 से डिवाइड कर लिए तो ये 0.01 आ गया, फिर उसका आधा जो है वो है तुम्हारा 0.005, ऐसा कह लो, दोनों सेम है कि नहीं। तो इस तरह से एक पैटर्न बना के याद रख सकते हो। ऐसे अगर याद रखने में इजी लग रहा है, एक ही याद रखना है 0.2 ए पहला, उसके बाद लास्ट में आएगा 0.01, मतलब 0.2 से मैं 20 डिवाइड करूंगा तो जो आएगा वो लास्ट में रहेगा, है ना, फिर उसका आधा ले लूंगा तो वो बीच वाला होगा, और जनरली एवरेज वाला ही बीच में रहता है, दो एक्सट्रीम के बीच में एवरेज ही रहता है। ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ, पैटर्न बनाओ, याद रखो। लेकिन ये फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखना है, ये फॉर्मूला तो याद रखोगे, प्लस इसमें ए बी सी डी ये क्या है ये भी याद रखना है। ओके, चलिए बात करते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रुप इंडेक्स, ठीक है। ए क्या है देखो, पोर्शन ऑफ परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव। जब हम सीव एनालिसिस कर रहे हैं तो पोर्शन ऑफ परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव ग्रेटर देन 35%, greater than 35% but not exceeding 75%, greater than 35% but not exceeding 75%, मतलब पोर्शन ऑफ परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव, ठीक है, जो कि 35% से ज्यादा होना चाहिए, बट अगर ज्यादा हो रहा है तो होने दीजिए, लेकिन वो 75% से ज्यादा पास नहीं होना चाहिए। तो उसका पोर्शन क्या है, तो ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो ए इक्वल टू, अगर मैं कैलकुलेट करने का तरीका बताऊं तो परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन, परसेंटेज पासिंग
75 माइक्रॉन सिव, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 35% है ना, ग्रेटर देन 35% है, तो माइनस 35% कर देंगे। तो जो 35% से अधिक वाले वैल्यू हैं उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे ए में, है ना, तो माइनस 35% कर दिया। ये इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। नाउ दूसरा चीज, ए का वैल्यू किससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखो यार, यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन 35% बट नॉट एक्सीडिंग 75%, मतलब किसी भी केस में 75% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके, तो मैक्सिमम पासिंग यहाँ पे कितना अलाउ है इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ए 75%, तो 75% माइनस 35% करोगे, क्या वैल्यू निकल जाएगा 40, तो ए का वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 40। 40 हो सकता है बट 40 से ज्यादा नहीं हो सकता, नेवर। ए का वैल्यू विल नेवर बी ग्रेटर देन 40। समझ में आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है यार। मान लो आपने सीव एनालिसिस किया, तो परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन पासिंग 75 माइक्रोन सीव इज 55%, लेट्स सपोज। तो ए का वैल्यू कितना लोगे इस केस में, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 55 माइनस 35, 20। हाँ, सिंपल सी बात, बेसिक बात, बट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। ओके, ऐसा है। बी भी ऐसा ही कुछ है, तो बी इक्वल टू पोर्शन ऑफ परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव ग्रेटर देन 15% बट नॉट एक्सीडिंग 55%। तो बी का जब कैलकुलेशन करोगे तो बी इक्वल टू परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव तो रहेगा, नो डाउट, ये आपको रखना है। ग्रेटर देन व्हाट, 15% रख देना है। ये बी किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, बी का वैल्यू किससे ज्यादा नहीं हो सकता, नॉट एक्सीडिंग वाला वैल्यू रख दो परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन पे, 55 माइनस 15 कितना 40, तो बी भी 40 से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ गए, 0 से 40 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है या 40 तक हो सकता है, लेकिन 40 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये ए और बी समझ गए, सी एनालिसिस से आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी और डी का। सी आता है लिक्विड लिमिट का, है ना, और डी डी रिलेट करता है आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स को। तो देखते हैं, सी लिखिए, इट इज द पार्ट ऑफ लिक्विड लिमिट विच इज ग्रेटर देन 40% but not exceeding 60%, but not exceeding 60%। ठीक है, तो मतलब B का वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊंगा मैं, तो B इक्वल टू क्या, लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल माइनस व्हाट 40%, ग्रेटर देन 40 तो 40%, लिक्विड लिमिट इन परसेंटेज माइनस 40%। इसका वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, रेंज क्या होगा सी का, देखो नॉट एक्सीडिंग 60, तो 60 माइनस 40 डालो कितना आ रहा है 20, तो बी सॉरी सी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20। डी का बात करते हैं, इट इज पार्ट ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इट इज पार्ट ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स greater than 10% but not exceeding 30%, greater than 10% but not exceeding 30%। क्लियर है, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी का वैल्यू आपका हो जाएगा आईपी माइनस 10। ओके, इसका वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्या रेंज होगा इसका डी का, 30 पुट करो, 30 माइनस 10 कितना आ रहा है 20, तो डी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। तो ये बात क्लियर है, जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से जो पैरामीटर्स आ रहा है ए और बी, दैट वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40, और जो प्लास्टिसिटी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज जो आ रहा है आपके, ये मतलब ये प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स से जो आ रहा है सी और डी, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, इनके वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20।
लेकिन आपको चीजें यहाँ पर ये भी याद रखने होंगे, एग्जैक्टली ये सेंटेंस ये एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आप बैठे हो तो एक्सक्लूसिव या अलग से ABCD के बारे में पूछ लेगा, समझ में आ रहा है बात? तो ये याद रखना है। अब देखिए, आपने कैलकुलेशन किया, डेटा दिया था क्वेश्चन में, आपने कैलकुलेट किया, ABCD का वैल्यू कैलकुलेट किया, तो हम इसको हमेशा होल नंबर के फॉर्म में लेंगे। ऑलवेज वी विल टेक इन फॉर्म ऑफ होल नंबर। कहने का मतलब है, जैसे आपने लेट सपोज ए कैलकुलेशन किया, ए कैलकुलेट कर रहे हो, ए का वैल्यू आ गया आपको 26.85, तो हम क्या लेंगे, 27 ले लो यार, 27 लेके कैलकुलेट कर लो। अगर आ गया है 26.85, है ना, तो 27 लेके कैलकुलेट कर लो। लेकिन अगर ए का वैल्यू आपको आ रहा है 22.3 ऐसा कुछ, ओके, तो या 0.5 पे लेके चलना। होल नंबर कैसे लेते हैं, 0.5 से अगर ज्यादा है तो हायर वाला, 0.5 से अगर कम है तो लोअर वाला ले लेते। बस यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज करना, ठीक है। उसको यूज करके होल नंबर में कन्वर्ट करके लेना है नंबर को। नेक्स्ट, हमेशा होल नंबर के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है ABCD को। एक चीज और, मान लो कैलकुलेशन किया ABCD, ये जो पैरामीटर है इनका वैल्यू आ गया नेगेटिव में, तो जब भी कभी इनका वैल्यू आ जाए नेगेटिव में, तो नेगेटिव -20 -30 -40 ऐसा पुट नहीं करना है। नहीं सर इतना वैल्यू आया पुट कर दूंगा मैं तो ना, जीरो। क्या पुट करना है, जीरो। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर इनका वैल्यू कभी कैलकुलेशन किया नेगेटिव में आ गया, देन वी हैव टू कंसिडर दैट एज जीरो। सेम चीज होता है ग्रुप इंडेक्स के साथ भी। ग्रुप इंडेक्स की ओवरऑल वैल्यूज को कैलकुलेट किया आपने, मान लो ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू आ गया नेगेटिव, तो इसका मतलब नेगेटिव ग्रुप इंडेक्स है सॉइल का ना, नेगेटिव ग्रुप इंडेक्स सॉइल का नहीं होता। वी डू नॉट रिप्रेजेंट नेगेटिव ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल। ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल अगर नेगेटिव आया तो उसको लिखने का तरीका होता है जीरो, हमेशा याद रखना। वहां देखो एक चीज, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा था लिक्विडिटी इंडेक्स से रिलेटेड, आई थिंक IL, है ना। वहां पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि लिक्विडिटी इंडेक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नहीं वहां हम लिख सकते हैं, ठीक है, वो ग्रुप इंडेक्स नहीं है वहां हम लिख सकते हैं, लेकिन ग्रुप इंडेक्स को नहीं लिख सकते। अगर ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है तो आपको जीरो ही लेना है। बात क्लियर है आपको? चलो ठीक है, तो इस चीज को लिखते हैं आगे। तो ये लिखो, ये कॉन्सेप्ट, ABCD आर ऑलवेज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है। इफ ABCD इज हैविंग नेगेटिव वैल्यू, तो हम कंसिडर ही नहीं करते नेगेटिव वैल्यू, है ना, मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, देन इट इज कंसिडर्ड एज जीरो। तो ये जो दो स्टेटमेंट लिखवाए हो ABCD के लिए, सेम चीज ग्रुप इंडेक्स के लिए भी है। द अबव अप्लाइज फॉर ग्रुप इंडेक्स आल्सो। द अबव पॉइंट्स applies for group index also। क्लियर है? तो इस चीजों को ध्यान रखना आपको आगे। तो ग्रुप इंडेक्स का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बता दो मेरे को। ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू मिनिमम कितना होगा? मिनिमम ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू तब मिलेगा जब बोलोगे सर A, B, C, D अपने मिनिमम वैल्यूज पे है, जीरो है। तो जब सब कुछ जीरो हो गया तो ग्रुप इंडेक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जीरो। मैं बोल रहा हूं ग्रुप इंडेक्स का मैक्सिमम वैल्यू बता दो बाबू। तो आप बोलोगे सर ये तब होगा मैक्सिमम जब A अपने मैक्सिमम पे होगा, मतलब 40, B अपना मैक्सिमम शो कर रहा होगा मतलब 40, C अपना मैक्सिमम शो कर रहा होगा माने 20, D अपना मैक्सिमम शो कर रहा होगा माने अगेन 20। तो पुट करो बाबू, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट ग्रुप इंडेक्स मैक्सिमम वैल्यू एज ए 20। तो जितने भी सॉइल हैं आपके, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मेथड, ग्रुप इंडेक्स का जो वैल्यू है वो हर एक सॉइल का 0 से 20 के बीच में ही आना है। क्या समझे, है ना। अगर मान लो कहीं कैलकुलेशन किया, कुछ किया, 20 से ज्यादा आ गया किसी का, आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अरे वो फॉर्मूले में ही उसको इस तरह से बनाया गया है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू इज 20। तो किसी भी सॉइल का ग्रुप इंडेक्स कभी भी कैलकुलेट करने के बाद 20 से ज्यादा नहीं आएगा,
नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव होगा तो हम उसको 0 ले लेंगे। क्या समझे? अब एक चीज, ग्रुप इंडेक्स का रेंज तो आपको पता चल गया 0 से 20, ठीक है, इसको नोट में डालोगे। ग्रुप इंडेक्स का रेंज मालूम हो गया 0 टू 20। तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जैसे जैसे कम होती है, या फिर आप कह लो ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू अगर किसी सॉइल के लिए कम है तो वो सॉइल रोड के लिए अच्छा है, मतलब वो बेटर क्वालिटी ऑफ सॉइल है फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। तो लोअर द वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स बेटर विल बी द क्वालिटी ऑफ सॉइल। चीज को ध्यान रखना, स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। लोअर द value of group index better will be the quality of soil. Lower the value of group index better will be the quality of soil. कितना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है? यस और नॉट? बोलोगे यस सर, ठीक है। चलो आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप इंडेक्स। ग्रुप इंडेक्स या फिर आप सिंपली इसको आप जीआई भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन मैं तो आपको कॉपी लिखवा रहा हूं तो फुल लिखवा रहा हूं, तो आप भी फुल लिखिए। ग्रुप इंडेक्स एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल। देखिए ये जो चीज है, ये जो पढ़ा रहा हूँ, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन तुम अपना कॉपी बना लोगे तो उससे बेटर और कुछ है नहीं, क्योंकि कॉपी बना लोगे तुम्हारे पास कॉपी रहेगा, हरदम रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप इंडेक्स का रेंज 0 to 2, 2 to 5, 5 to 10, 10 to 20, ठीक है, ऐसा लिखवा देता हूँ। ये चीज हाईवे में भी पढ़ोगे तो हाईवे में भी सेम मेथड है, जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहां का भी काम खत्म हो गया झंझट। तो एक ही बार ये मेथड पढ़ना एक ही जगह पे और याद रखना, तो क्वेश्चन दोनों जगह से सेम ही आते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू जितना कम होगा सॉइल का क्वालिटी उतना अच्छा होगा, तो 0 to 2 वाला ग्रुप इंडेक्स के रेंज में गुड सॉइल होगा, है ना। फिर फेयर सॉइल आता है, फेयर सॉइल, फिर बुरा सॉइल, पुअर सॉइल। किसके लिए? अकॉर्डिंग टू सुटेबिलिटी फॉर हाईवे मटेरियल, हाईवे सबग्रेड, है ना। एज ए सबग्रेड कंस्ट्रक्शन क्या सुटेबिलिटी है? गुड है, फेयर है, पुअर है या वेरी पुअर है? बता। यहाँ पे वेरी पुअर सॉइल आ जाती है फिर, वाह रे वाह, बहुत ही बुरा, भयानक, बुरा है रे बाबू, समझ गए। तो ये है आपके ग्रुप इंडेक्स के वैल्यूज। ये टेबल याद रखना, टेबल लिखवा दिया मतलब इंपॉर्टेंट है ना। कैलकुलेट आपसे ग्रुप इंडेक्स का एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देगा, अगर डिफिकल्ट बनाना है तो ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा फॉर्मूला से, फिर आंसर सीधा वो वैल्यू नहीं पूछ रहा होगा, आंसर पूछ रहा होगा इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, गुड सॉइल, फेयर सॉइल, पुअर सॉइल, वेरी पुअर सॉइल। बता। तो ये टेबल याद होना चाहिए कि किस रेंज में ग्रुप इंडेक्स लाई करता है तो क्या होता है, तब जाके आंसर कर पाओगे ना, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ये टेबल एकदम सीधा सीधा याद रहेंगे, याद रखना है, शॉर्ट नोट्स पे जाएगा ये टेबल। क्लियर है बात? ओके। तो ये खत्म हो गया इसके साथ ये मेथड। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस मेथड पर बेस्ड, कर लिया जाए, कर लिया जाए। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखने में अलसियाते हो। एंड डन एंड रिजल्ट इज shown इन फिगर। shown इन टेबल लिख देता हूं यार, ठीक है, कॉमा, फाइंड इट्स ग्रुप इंडेक्स एंड कमेंट ओवर द। देखो यार अपने पास एलईडी पैनल है नहीं, है ना, इसलिए राइटिंग थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, लेकिन अपना दिमाग जो चलता है एलईडी पैनल से ज्यादा अच्छा चलता है। ओके, तो पढ़िए, क्वेश्चन कंप्लीट करो। लिखना बहुत जरूरी है, देसी देसी चीज, अपन नॉट विदेशी, हम भारतीय हैं देसी बाबू, लिखेंगे। मैं तो ये सब चीज व्हाइट बोर्ड पे लिख के पढ़ाता, वो नॉर्मल वाला पेन पेंसिल से। तो सोचो एक क्लास जाता 3 घंटा 4 घंटे का, यही एक ग्रुप इंडेक्स समझाने में, सब कुछ व्हाइट बोर्ड पे लिखता लाइन बाय लाइन।
तो वो तो नहीं कर रहा हूँ ना, कम से कम कंप्यूटर पे पढ़ा रहा हूँ। पढ़ो यार आराम से मजे में। 4.75 mm, 2 mm, 1 mm और 75 माइक्रोन या मास रिटेन्ड दिया है। यहाँ 100 ग्राम, ये 50 ग्राम और ये तो 50 ग्राम इधर भी और इधर 40 ग्राम। ये मास रिटेन दिया है कि कितना कितना रह गया, रिटेन हो गया। ओके, हमें क्या चाहिए? पासिंग चाहिए होता है, हमें पासिंग चाहिए होता है, वो भी कौन से सीप से? वो भी 75 माइक्रोन वाला सीप से, ग्रुप इंडेक्स कैलकुलेट करते वक्त यही चाहिए होता है। तो परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीप, परसेंटेज पासिंग सॉल्यूशन सीधा सॉल्व करता हूं। 75 माइक्रोन सीप कितना, ये निकालना है तुमको। तो टोटल सॉइल कितना सीव किया गया है? 600 ग्राम। 600 ग्राम ऑफ सॉइल में से हर एक सीव के ऊपर कितना कितना रिटेन किया? 4.75 mm के ऊपर 100 ग्राम, 2 mm के ऊपर 50 ग्राम, 1 mm के ऊपर 50 ग्राम, फिर 75 माइक्रोन के ऊपर 40 ग्राम। तो टोटल अगर मैं बोलूं कि 75 माइक्रोन के ऊपर टोटल कितना रिटेन किया? 240 ग्राम आउट ऑफ व्हाट? 600 ग्राम। तो 75 माइक्रोन से टोटल कितना पास कर गया? फिर जो भी परसेंटेज होगा निकाल लेने का है ना, निकल जाएगा ना बाबू। मतलब यहाँ तक में देखो, ये 75 माइक्रोन तक में टोटल कितना रिटेन हो गया? 40 ग्राम। यहाँ तो सीधा सीधा कैलकुलेशन दिया ही हुआ है। तो 75 माइक्रोन के ऊपर टोटल कितना रिटेन हुआ? 240 ग्राम ना। 240 ग्राम रह गया 75 माइक्रोन सीड के ऊपर। तो 75 माइक्रोन से कितना पास कर रहा है? 600 में से 240 घटा देंगे, 360 ग्राम। ओके, तो परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीड 360 बटा 600 गुना 100, ये 20 खत्म। ठीक है, 6 के 36, 6 बार में बगल में एक जीरो, 60%। तो परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन कितना? 60%। तो ये डेटा तुम्हारा निकल गया, सबसे पहला डेटा जो बेसिक डेटा चाहिए होगी। ठीक है, इसके बाद अपन डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वैल्यू जैसे ही अपने को मिला, तो उसके बाद सबसे पहले वैल्यूज निकालना चालू करते हैं। ए इक्वल टू क्या है? ए इक्वल टू, याद करो हमने बताया था, परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन सी। सिंपली फॉर्मूला लिखते हैं ताकि आपको ध्यान से अच्छे से कैलकुलेशन समझ में आएगा इसका। परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन, पासिंग 75 माइक्रोन ग्रेटर देन व्हाट? 35 था, तो -35% हमने लिखा था। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन कितना? 60 - 35। तो ये कितना हो जाएगा? 60 - 35, 25। और इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्या ये 40 से ज्यादा है? नहीं, नॉट ग्रेटर देन 40। ओके, मतलब ए का वैल्यू हम 25 ले सकते हैं। सिमिलरली बी का वैल्यू कैलकुलेट करो। परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन, बी में भी वही था, पासिंग 75 माइक्रोन बट नॉट एक्सीडिंग व्हाट? 15%। -15% हम यहां लेते थे। और ये ओवरऑल वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। निकालो भाई, 60 - 15 कितना आ रहा है? 60 - 15 वही सेम वैल्यू हम यूज करेंगे ना, 60 - 15, तो इट इज योर 45। तो क्या 45 ग्रेटर देन 40 है? यस। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी जो होगा हमको वही लेना होगा। बी इज 40 नॉट 45। हम 45 जो यहाँ पे 45 वैल्यू आ गया, बट वी हैव टू इग्नोर इट, वी विल नॉट कंसिडर इट, है ना। तो क्यों? मैक्सिमम वैल्यू बी 40 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो बी का जो मैक्सिमम वैल्यू है हमको वही लेना होगा। तो बी का वैल्यू अपना यहाँ क्या हो गया? 40। तो चीजें समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, तो बी इक्वल टू 40। सिमिलरली सी क्या था? पोर्शन ऑफ लिक्विड लिमिट WL नॉट एक्सीडिंग 40%, आई थिंक। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग 40%। तो -40 था,
WL माइनस 40 इक्वल टू क्या, लिक्विड लिमिट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कितना दिया था 70%, तो 70 माइनस 40 इक्वल टू कितना है 30। अभी देखो एक चीज, ये C का वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20, तो यहाँ C का वैल्यू आ गया 30, सो C मैक्सिमम हमको यूज करना है जो कि है 20, तो ये 30 का वैल्यू हो गया खत्म, हम ये यूज ही नहीं करेंगे। तो C का वैल्यू जो कैलकुलेशन में हम रियली यूज करने जा रहे हैं दैट इज योर 20, क्लियर है। सिमिलरली D का वैल्यू कैलकुलेट करो। प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP का क्या वैल्यू दिया था क्वेश्चन में, एक मिनट यार, एंड प्लास्टिक लिमिट, अच्छा प्लास्टिक लिमिट दिया हुआ था WL, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 15, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है IP इक्वल टू 15%, D क्या होता है IP माइनस 10 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। नाउ आपका यहाँ पे IP मतलब क्या है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट हो गया 70 माइनस 55, तो ये आ गया ना 15%, इसको यूज करना। IP का वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया है, WP दिया है, तो 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 आ रहा है, हाँ ठीक है चलेगा, नॉट ग्रेटर देन 20, ओके। तो D का जो वैल्यू है वो क्या यूज करेंगे हम, 5 यूज करेंगे क्वेश्चन में, क्लियर है बात, ठीक है। तो ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू निकालो बाबू, GI का वैल्यू क्या होगा, देखो फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, सर 0.2A था प्लस, सर लास्ट वाला जो टर्म आ रहा था ना उसमें हम क्या कर रहे थे 0.2 को ही 20 से डिवाइड कर दे रहे थे, तो हमारा जो वैल्यू आ रहा था वो आ रहा था 0.01 BD, सर BD ले रहे थे, B इंटू डी का कॉम्बिनेशन था सर, फिर बचा क्या A इंटू सी का कॉम्बिनेशन एक तो बचता है जो कि बीच में होता है सर A इंटू सी, ठीक है ये बीच में हो रहा है आपका बाबू, लेकिन आगे कितना है सर, यही 0.01 को आधा कर देंगे, माने 0.005, हाँ सर ठीक है बाबू, वैल्यू पुट कर 0.2 इंटू 40 कितना आया था यार, नहीं नहीं ए का वैल्यू क्या था 25 प्लस 0.005 इंटू 25 इंटू सी का वैल्यू अभी हमने निकाला था कितना 20 प्लस 0.01 इंटू बी का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू कितना था 40 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाल दिया अभी 5, ठीक है। तो ग्रुप इंडेक्स निकल जाएगा साहब 9.5, दिस इज द ग्रुप इंडेक्स वैल्यू। तो ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू अगर 9.5 आ रहा है ना, तो हम इसको क्या रिपोर्ट करेंगे, 9.5 आ गया यार, इसको क्या बताओगे, इसको 9 या 10 दोनों में से कुछ एक कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यहां से हम क्वालिटी ऑफ सॉइल के ऊपर तो कमेंट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसको मान लो इसको हमने लिख दिया, तो इसको हम रिपोर्ट करेंगे 10 ही रिपोर्ट करेंगे, क्यों यार, देखो हायर साइड, क्योंकि हमको मालूम है ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज लेस, तो हम रिस्क कैसे ले सकते हैं, जैसे यहाँ 9.5 आ ही गया है तो खराब मटेरियल है ही, तो और थोड़ा 5 बढ़ा के ही दे दो, मतलब हम सेफ्टी यहाँ पे ऑटोमेटिकली हायर साइड में रिपोर्ट करके इंक्लूड कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन है 10। लॉजिक क्लियर हो रहा है क्या, हम व्हाट वी आर इंट्रोड्यूसिंग सेफ्टी बाय रिपोर्टिंग इट ऑन हायर साइड, तो ऐसे आप रिपोर्ट कर सकते हो। बाकी एक चीज और देखो, तो व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इट इज, तो मैंने बताया था अप टू 10 मतलब 5 से ज्यादा, GI का वैल्यू ग्रेटर देन 5, एंड अप टू 10 अगर रेंज होती है, ठीक है, ग्रुप इंडेक्स की, देन इट इज पुअर सॉइल। फिर अगर ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू 10 से ज्यादा होता है और अप टू 20 रहता है देन दैट इज वेरी पुअर सॉइल, तो ये आपका पुअर सॉइल की कैटेगरी में आ चुका है, ठीक है। इफ GI इज इन दिस रेंज देन इट इज पुअर सॉइल, मतलब पेमेंट के लिए सुटेबल है क्या, नॉट सुटेबल, ठीक है, सुटेबल नहीं होगा। अगर मान लो फिर भी जबरदस्ती तुमको बनानी है, तो जो थिकनेस ऑफ सबग्रेड लेयर होगा, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन वगैरह जो चाहिए होगा, वो
डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन तो करोगे करोगे, लेकिन जो थिकनेस ऑफ सबग्रेड लेयर होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा मोटा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कंस्ट्रक्शन तो किसी ना किसी तरह से कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी सेटलमेंट वगैरह चेक करना होगा कि रोड बना तो धसे नहीं रोड, ओके, क्योंकि यहाँ पे पुअर आ गई है। तो सब चीज चेक करके फिर सॉइल को स्टेबलाइज करके फिर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कोई, ओके, कोई मतलब रिमेडियल मेजर को अडॉप्ट करते हुए किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरेटिकल कंसेप्ट इट इज पुअर सॉइल। अरे भाई, मैंने तो बीसी सॉइल, एक जगह था बीसी सॉइल को कटवा ही दिया था, लेकिन हमने क्या किया था एक जगह पे कि बीसी सॉइल जो काटना था, देखो मेरे पास दूसरा अच्छा सॉइल भी था, तो एक जगह पे बीसी सॉइल था, तो मेरे को फॉर्मेशन बना रहे थे, तो बीसी सॉइल मेरे को काट के फेंकना था। मैंने मशीन लगाया, बोला 1 मीटर काट, 1 मीटर बीसी सॉइल कटवाया, और उसी में हम, मेरे पास एक जगह पे रॉक का ये था यार, मतलब हम ब्रेकिंग भी करवा रहे थे पत्थर का, तो रॉक का चूरा भी था, मतलब छोटे छोटे ग्रेवल टाइप के सॉइल भी थे, उसको लाके हमने 0.8 मीटर भरवा दिया इसमें, फिर इसके ऊपर एक मस्त 200 mm का मस्त अच्छा लाल मिट्टी मार दिया, बढ़िया पेमेंट, खत्म कहानी। समझ में आ रहा है? ऐसा किए थे, किया जा सकता है, रिमीडियल मेजर्स अडॉप्ट करना होता है, ओके। अब सुनिए कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम और भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन मेथड को देखेंगे, ऐसे नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन मेथड है जो हम देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन मेथड। लेकिन इससे पहले भी एक मेथड आया था, एक अटेम्प्ट किया गया था, जो कि बहुत ही अच्छी अटेम्प्ट थी, और वो किया था कासाग्रांडे साहब ने। इट वॉज ए वेरी परफेक्ट एंड गुड अटेम्प्ट, क्योंकि कासाग्रांडे साहब का जो अटेम्प्ट था यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यूएससी सिस्टम, इसी से मिलता जुलता अपना वाला सिस्टम इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, प्लस फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए कासाग्रांडे साहब ने ही जो प्लास्टिसिटी चार्ट दिया था, उसी का हम यूज करते हैं अपने इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, यूएससी सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये कासाग्रांडे साहब ने 1948 में दे दिया था। इसके तहत सॉइल का टोटल 15 अलग अलग ग्रुप बनाया गया था, कोर्स ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल, ग्रेवली सिल्ट, सिल्टी ग्रेवल, मतलब ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल, टोटल 15 ग्रुप्स थे, ओके। लेकिन हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसके तहत टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट आते हैं, कितने नंबर ऑफ ग्रुप में सॉइल को डिवाइड किया गया इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम में, क्लासिफिकेशन सिस्टम में? 18। कितने नंबर ऑफ ग्रुप में डिवाइड किया गया है सॉइल को इन यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में? 15। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को किसने प्रपोज किया है? कासाग्रांडे। कब किया है? 1948 में, ओके। ये जो कासाग्रांडे साहब का मेथड है या यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये लोग अमेरिकन थे यार, अमेरिका, बड़ी बड़ी बात है ना, तो इसको एएसटीएम मेथड भी बोलते हैं, ओके। एएसटीएम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो यही है पूरा का पूरा, ओके। ये बहुत पॉपुलर था, इसी का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड वर्जन है, थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है अपना वाला, हमने अपने माहौल के हिसाब से ढाल लिया उसको, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। 3 ग्रुप अधिक आ जाते हैं। तो इन जनरल अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम और हमने जो अभी मेथड पढ़ा आस्थो सिस्टम में, ठीक है, या ग्रुप इंडेक्स मेथड में, तो आप ये पाएंगे कि वहां पर ऑर्गेनिक सॉइल को भी कंसिडर किया जाता है, यहाँ ऑर्गेनिक सॉइल को नहीं बताया गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इन आस्थो क्लासिफिकेशन सिस्टम या फिर एचआरबी क्लासिफिकेशन सिस्टम, देयर इज नो प्लेस फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। ये पहला पॉइंट है, नोट में। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, उस पॉइंट को सुनो। ये तो हो गया पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए कोई जगह नहीं है। देखो, सैंड और ग्रेवल के बीच में डिमार्केशन, ठीक है, देखना बात, एक तरफ लिखना आस्थो, एस्थो मेथड, एक तरफ लिख रहा हूं यूएससी, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर भी एक नोट मैं अभी लिखवा दूंगा। तो सैंड और ग्रेवल के बीच में डिमार्केशन करना है, सैंड एंड ग्रेवल, ठीक है, सैंड एंड ग्रेवल के बीच में डिमार्केशन करना है। एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाबू, इसलिए लिखवा रहा हूं। तो एस्थो सिस्टम में सीव नंबर 10 का यूज किया जाता है, सीव नंबर 10 का यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए। लेकिन यहां पर
सीव नंबर 4 का यूज किया जाता है, सीव नंबर 4, जो कि हम इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी सीव नंबर 4 का ही यूज करते हैं। ओके, सीव नंबर 10 मतलब 2 mm, 2 mm साइज। सीव नंबर 4 मतलब 4.75 mm साइज आती है। सीव नंबर और ये mm में कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट तुमको मालूम है, हमने पहले बता दिया था, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ा रहे थे इंडेक्स प्रॉपर्टी, वहीं पे एक्सप्लेन किया था सीव नंबर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और यहां से देख भी पा रहे हो सीव नंबर बड़ा है तो ओपनिंग का साइज छोटा है, मतलब ग्रेवल और सैंड के बीच में डिमार्केशन मतलब 2 mm से बड़े जो भी पार्टिकल होंगे वो ग्रेवल के होंगे, है ना, और 2 mm से जो भी छोटे होंगे वो सैंड के होंगे। मतलब ग्रेवल को अप टू 2 mm कंसिडर किया गया है इस मेथड में, लेकिन यहां पर ग्रेवल को अप टू 4.75 कंसिडर किया गया है। मतलब 4.75 mm से जो बड़े होंगे वो ग्रेवल होंगे। आपको मालूम है कहां से कहां तक, 80 टू 4.75, और ये 4.75 से mm से छोटे और 75 माइक्रोन इधर रहता है, 75 माइक्रोन इससे बड़े जो होते हैं वो होते हैं सैंड। तो ग्रेवल और सैंड के बीच में डिमार्केशन करने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, दो अलग अलग मेथड में। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये जो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये टेक्निक यूज किया गया है, सेम हम इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम या फिर ISC SC सिस्टम में भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं जो USC में फॉलो किया गया है। USC मतलब यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ISC मतलब इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लियर है बात, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल के लिए तो जगह है ही नहीं। ऑर्गेनिक सॉइल जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बोलूं पीट, है ना, पीट एक तरह का ऑर्गेनिक सॉइल है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है यहाँ पे इस मेथड में। ओके, देखिए ये जो मेथड्स है ना, एस्थो मेथड जो अभी हमने देखा, ये मेथड के अंदर भी आपका जो सॉइल है वो कोर्स ग्रेन फाइन ग्रेन सब में क्लासिफाइड है, ठीक है, कोर्स ग्रेन फाइन ग्रेन सब में क्लासिफाइड है इस मेथड में भी। तो यहाँ पे अभी जैसे आपने सैंड एंड ग्रेवल के लिए देखा, उसी तरह से मैं अगर बोलूं इसके लिए फाइन ग्रेन सॉइल के लिए कि जो अपना एस्थो टेक्निक है, इसमें कब हम किसी सॉइल को फाइन ग्रेन सॉइल कहते हैं, व्हेन ए सॉइल इज टर्म्ड एज फाइन ग्रेन सॉइल। देखिए जो भी आपके पास एक सॉइल है, एक सॉइल मास है, ठीक है, यू हैव ए सॉइल मास, हमारे पास एक सॉइल मास है, समथिंग x ग्राम होगा, कुछ ग्राम होगा। अब हम सीव एनालिसिस जब करेंगे तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड सीव होती है यहाँ पे डिफाइन करने के लिए, ठीक है, कि सॉइल फाइन ग्रेन्ड है या कोर्स ग्रेन्ड है। इसके लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड सीव हम यूज करते हैं, सीव नंबर 200 कह लो, या फिर आप 0.075 mm कह लो, मतलब 75 माइक्रोन कह लो, ठीक है। तो वो क्या है, सीव नंबर 200। नाउ इस x ग्राम ऑफ सॉइल का, लेट्स सपोज इफ 35% ऑफ सॉइल इज फाइनर देन दिस, then this soil is fine grain, according to एस्थो सिस्टम, ठीक है। ये कहां से आई है ये डेटा, अकॉर्डिंग टू एस्थो। लेकिन जो हमारा यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम का डेफिनेशन है, या फिर सेम डेफिनेशन इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी फॉलो किया गया है, वो क्या है, अगर इस 75 माइक्रोन सीव से अगर 50% सॉइल फाइनर है ना, हम 50% वाला क्राइटेरिया पे चलते हैं, वो है आपका यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, या फिर इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी सेम चीज को फॉलो किया गया है। समझ में आ रहा है, ओके, कि व्हेन ए सॉइल विल बी कॉल्ड एज फाइन ग्रेन्ड, दिस इज द कॉन्सेप्ट यूज, व्हेन ए सॉइल विल बी कॉल्ड एज फाइन ग्रेन्ड। तो ये दो अलग अलग मेथड में ये डेफिनेशन है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये 35% वाला वैल्यू एंड 50% वाला वैल्यू, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे
जो इन मेथड को डिमार्केट करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। अब इन जनरल अगर मैं बोलूं कि कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है, तो जो आगे पढ़ने वाले मेथड्स हैं, जो हम पढ़ रहे होंगे, वो मेथड्स अधिक अच्छा है सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए। क्लियर है? मतलब यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम कह लो या फिर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम कह लो, ये सारे मेथड अच्छे हैं। ये कन्वीनियंट है, इजी टू यूज है ना, सीधी सीधी है। लेकिन ये थोड़ा कम्प्लेक्स है, इसमें और भी बहुत सारा रूल एंड रेगुलेशन टेक्निक है, जैसे एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह को यूज किया जाता है। मतलब इन ओवरऑल कहो तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। समझ में आ रहा है? प्लस और भी बहुत तरह के अलग अलग सॉइल होते हैं, जैसे कि मैं अगर बोलूं कि ग्रेवली सॉइल या फिर सैंडी सॉइल्स, है ना, इनके बीच में क्लियर सेपरेशंस नहीं है एस्थो मेथड में। बट यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम कह लो या इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आगे हम पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर क्लियर सेपरेशन दिया गया है कि कौन सा ग्रेवली सॉइल की कैटेगरी में आएगा, कौन सा सिल्टी सैंड की कैटेगरी में आएगा। इनके बीच में क्लियर सेपरेशन है, क्लियर डिमार्केशन है। बट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाती है ये सब चीजें। तो ये भी एक पॉइंट आप लिख सकते हो, बट लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। बाकी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, इन दोनों मेथड के बीच में क्या मुख्य या मेन क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, चलिए अब हम, ये मेथड खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपना इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। बट उससे पहले एक नोट में आपको यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बात लिखवा देता हूं, जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछेंगे। तो हमको ये पढ़ना है ही नहीं, है ना, बस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने लायक पूछते हैं। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, अब ये जो है किसने दिया था? सबसे पहले कासाग्रांडे साहब ने प्रपोज किया था। कब प्रपोज किया था? डेवलप्ड बाय कासाग्रांडे इन 1948। समझ में आया? ये सेम टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को एएसटीएम ने अडॉप्ट किया है। एडॉप्टेड बाय एएसटीएम आल्सो, ऐसे लिख लो, एडॉप्टेड बाय एएसटीएम। एएसटीएम जो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो कर रहा है आज भी, वो फॉलो कर रहा है यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे यूएससी सिस्टम, ऐसा। क्लियर है? एएसटीएम मतलब अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, टेस्टिंग मटेरियल। इस मेथड के तहत सॉइल को टोटल 15 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ओके, सॉइल इज डिवाइडेड इनटू टोटल 15 ग्रुप। एग्जाम में बहुत बार पूछा है ये वाला वर्ड, ये 15 है ना, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। सॉइल को, और ये भी पूछा है कासाग्रांडे, सॉइल को 15 ग्रुप में डिवाइड किया गया है ना। टोटल 15 ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप हैं, उसमें डिवाइड किया गया है, और दो कैटेगरी में, 15 ग्रुप्स एंड 2 कैटेगरी इन जनरल। अब ये जो दो कैटेगरी हैं, ये कौन कौन से हैं? एक तो है आपका कोर्स ग्रेन, कोर्स ग्रेन, दूसरा है फाइन ग्रेन। और अभी अभी शायद याद करो, मैंने डेफिनेशन बताया था क्या? कोई सॉइल है, उसका सीव एनालिसिस कर रहे हो, अगर मोर देन या मोर देन 50% of soil is passing 75 micron sieve according to unified soil classification system, then that particular soil is your fine grained soil. तो वही डेफिनेशन को फॉलो करते हुए सॉइल को कोर्स ग्रेन या फाइन ग्रेन सॉइल में कैटेगराइज किया जाता है इन दिस मेथड। ओके, और कैटेगरी करने का जो बेस है अपना, वो है 75 माइक्रोन सीव को यूज किया जाता है, या फिर सीव नंबर 200। ओके, अगर सीव नंबर में बात करूं, ये भी याद रखना बाबू, ये एग्जाम में पूछ लेंगे सीधा सीधा, सीव नंबर 200 यही होता है आपका 75 माइक्रोन सीव, या फिर 0.075 mm।
समझ गए? ठीक है, ये सारे कुछ कुछ बातें थे। अब इसमें अगर मैं बात करूं और, तो देखो जो कोर्स ग्रेड है इसमें टोटल 8 ग्रुप है, ठीक है। जो 15 ग्रुप बनता है वो कंपोजिशन कैसा, इसमें टोटल 8 ग्रुप है, इसमें टोटल 6 ग्रुप है फाइन ग्रेड में। प्लस फाइन ग्रेड में ही और एक सॉइल आता है जिसको हाईली इनऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं, पीट, है ना। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया, 8 से 14 एक 15, 15 ग्रुप। समझ गए बात को? पीट मतलब जनरली हम बोलते हैं हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। ये एक अलग कैटेगरी आ जाती है इसमें। तो सब मिला के 15 ग्रुप आता है। और हाईली ऑर्गेनिक सॉइल जो है पीट, ये फाइन ग्रेन की कैटेगरी में ही आती है ना। तो इस तरह से टोटल 15 ग्रुप में सभी सॉइल को क्लासिफाई किया जाता है इन यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लियर है? चीजें ध्यान रहेंगे आपको, बिल्कुल रखना पड़ेगा। इतना ही आपको यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम का जानकारी चाहिए। हाँ, प्लास्टिसिटी चार्ट का कॉन्सेप्ट इसी मेथड में पहले इंट्रोड्यूस किया गया था बाय कासाग्रांडे, है ना। जो कि हम जब हम क्योंकि सेम प्लास्टिसिटी चार्ट को आगे कैरी किया गया है इन आवर इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो हम वहीं पे पढ़ लेंगे। ओके, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड जो अपना प्लास्टिसिटी चार्ट है, हम उसको फॉलो करेंगे, जो कि सेम है, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं, एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी ऑफ कासाग्रांडे साहब। एक छोटा पॉइंट भी डिफरेंस नहीं है, सेम उठाया चिपका दिया। समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ यहां पे मैं एंड करता हूं इस पर्टिकुलर क्लास को। अगर आप लोगों को कहीं डाउट है, कुछ है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके पूछिए, हम कमेंट में लाइव रहेंगे, रिप्लाई भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन करेंगे, उसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जड़ है, क्योंकि वहां से गेट में, ईएससी में, हर जगह से क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल सब वहीं से अपना पूछा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। ये नेक्स्ट क्लास में अपन खत्म कर लेंगे। क्लियर है?